नमस्कार। ओलंपियाड के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए मिल के तैयारी करते हैं गोल्ड मेडल जीतने का। अभी तक आपने क्लास 5th के एनएसओ का चैप्टर 5 तक कर लिया है। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 6 अर्थ एंड यूनिवर्स। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। A compass work with the help of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कंपास कैसे वर्क करता है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग उसके हेल्प से। क्या होता है कंपास? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन दिखाता है। इसमें जो सुई होती है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज होकर नॉर्थ की तरफ ही हमेशा पॉइंट करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। The constellation shown here is known as। यहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन दिखाया गया है उसका नाम हमें बताना है। क्या होता है कॉन्स्टलेशन? कॉन्स्टलेशन होता है तारों का ग्रुप, स्टार्स का ग्रुप, जिसका एक फिक्स पैटर्न होता है, उसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन। ये जो कॉन्स्टलेशन दिखाया गया है इसका नाम है उर्सा मेजर। हिंदी में इसको सप्तर्षि कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। Which of the following statement is correct? इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ये जो भी है सोलर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को स्टेटमेंट के रूप में पूछा है। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको सोलर सिस्टम समझा देती हूँ, याद करा देती हूँ, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब दे पाए। ये है हमारा सोलर सिस्टम। इसमें सेंटर में कौन है? सन। सन किससे बना हुआ है? सन बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से, जो कि एनर्जी किससे मिलता है इसको? न्यूक्लियर फ्यूजन से। उसी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण लाइट और हीट सन से निकलता है। ये क्या होता है? सन एक स्टार है जो कि सोलर सिस्टम का सेंटर पार्ट है। इसी के चारों ओर 8 ग्रह, जो 8 प्लैनेट्स हैं, इसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। सबसे पहला, सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? मरकरी। सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? मरकरी। और यह स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। इसका कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए दिन में यहाँ बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है। उसके बाद आता है वीनस। वीनस को कहते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस को क्या कहते हैं? हॉटेस्ट प्लैनेट। मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी किसको कहते हैं? वीनस को ही कहते हैं। और अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइज अर्थ के बराबर है। इसमें एक यूनिक बात यह है कि जैसे सारे प्लैनेट्स का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है, जैसे हमारे अर्थ का भी क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन वीनस और यूरेनस, कौन कौन? वीनस और यूरेनस, इन दो का रोटेशन कैसा होता है? क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए अर्थ। अर्थ क्या है? एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ है, जिसपे हम लोग रहते हैं। और मैं एक बात बताना भूल गई कि मरकरी और वीनस दोनों का कोई मून नहीं होता है, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट एक होता है, मून। उसके बाद मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। और इसके 2 मून हैं, फोबोस और डिमॉस। फोबोस और डिमॉस। उसके बाद मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। मार्स और जुपिटर के बीच एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। उसके बाद आ गया जुपिटर। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इन चारों को क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट। इन चारों को कहते हैं इनर प्लैनेट। ये कैसा होता है? ये चारों सॉलिड होते हैं। ये है इनर प्लैनेट और ये चारों सॉलिड होते हैं। इसके बाद है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों कैसे हैं? ये चारों गैसियस फॉर्म में है। और
इन चारों में रिंग होता है। क्या कॉमन है इन चारों में? कि इन चारों में रिंग होता है और ये चारों आउटर प्लैनेट कहे जाते हैं। और ये सब किससे बने हुए? गैसियस प्लैनेट है ये सब, ठीक है। जुपिटर के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर कैसा है? लार्जेस्ट प्लैनेट। सैटर्न कैसा है? सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। और सैटर्न का एक मून है सबसे बड़ा। सैटर्न का सबसे बड़ा मून कौन है? टाइटन। यूरेनस कैसा दिखता है? यूरेनस ब्लू दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें मीथेन गैस भरा हुआ है। और सबसे आखिरी में सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। इनका मोमेंट, ये सारे प्लैनेट्स का दो तरह का मोमेंट होता है, एक रोटेशन होता है और एक रिवॉल्यूशन होता है। रोटेशन के बारे में मैंने बताया कि वीनस और यूरेनस का क्लॉकवाइज होता है, बाद बाकी सारे ही जितने भी प्लैनेट्स हैं सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। रिवॉल्यूशन सब सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका अपना एक फिक्स ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट के चलकर सन के चारों ओर घूमते हैं। रिवॉल्यूशन के कारण सीजन चेंज होता है और रोटेशन के कारण डे नाइट चेंज आता है, ठीक है। सन के सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो प्लैनेट जितना नज़दीक है उसका रिवॉल्यूशन टाइम उतना ही छोटा होता है, उतना ही कम होता है। क्यों? क्योंकि एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो प्लैनेट है उसका स्पीड रोटेशन का ज़्यादा होता है, और दूसरा क्या कारण है कि दोनों का डिस्टेंस जो होता है उसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जैसे मरकरी को देखिए, मरकरी अगर इसके चारों ओर घूमेगा तो इसे कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन जब नेपच्यून घूमेगा तो उसका दायरा बड़ा होगा और उसको ज़्यादा समय लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण क्या होगा? मरकरी सबसे तेज़ घूमेगा और नेपच्यून सबसे धीरे घूमेगा, ठीक है। आप समझ गए। रोटेशन और रिवॉल्यूशन भी मैंने बता दिया। अब आता है डॉर्फ प्लैनेट। क्या होता है डॉर्फ प्लैनेट? पहले सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते थे, लेकिन जो 9वां प्लैनेट था प्लूटो, उसको लिस्ट से बाहर कर दिया गया, प्लैनेट की लिस्ट से, और उसको कौन सा प्लैनेट घोषित कर दिया गया? डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है। हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये हमसे? ये हमसे पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। मार्स हैज़ नो मून, ये गलत है। मार्स के 2 मून अभी हमने पढ़ा है, फोबोस और डिमोस, 2 मून हमने पढ़ा है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। जुपिटर हैज़ रिंग ऑफ डस्ट अराउंड इट, सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जुपिटर से लेकर जुपिटर से नेपच्यून तक जितने भी आउटर प्लैनेट है सबके पास रिंग होता है। टाइटन इज़ अ डॉर्फ प्लैनेट, ये गलत है। ये मैंने बताया कि टाइटन जो है लार्जेस्ट मून है किसका? सैटर्न का, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यूरेनस अपीयर ब्लू इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस, ये गलत है। यूरेनस ब्लू दिखता है लेकिन अमोनिया गैस के कारण नहीं, मीथेन गैस के कारण। तो क्या सही होगा? सही होगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। Planet X is closer to Sun than Planet Y. It can be inferred that Planet X Planet Y से नज़दीक है सन से। Planet X सन से ज़्यादा नज़दीक है Planet Y से। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अभी मैंने बताया कि जो प्लैनेट जितना नज़दीक होता है उसका रिवॉल्यूशन टाइम उतना कम होता है, क्योंकि उसको दूरी कम तय करना पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्लैनेट एक्स हैज़ लॉन्गर रिवॉल्यूशन पीरियड देन प्लैनेट वाई। तो यहाँ पे सन है, यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है।
तो रिवॉल्यूशन टाइम किसका ज़्यादा होगा? इसका, वाई का। ये गलत बता रहा है, तो ये गलत हो गया हमारा। प्लैनेट वाई हैज़ लॉन्गर रिवॉल्यूशन पीरियड देन प्लैनेट एक्स। तो ये सही है, हमने फोटो से भी देख लिया है, तो ये सही हो गया। नेम्स ऑफ हाउ मेनी डॉर्क प्लैनेट आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड। इस वर्ड ग्रिड में कितने सारे डॉर्क प्लैनेट का नाम है वो ढूंढना है। तो ये हमें याद रखना है कि प्लूटो तो अभी बताया मैंने, प्लूटो, हुआमिया और केरेस। ठीक है, प्लूटो, हुआमिया और केरेस। तो ये कितने हो गए? 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। पहला इंडियन सैटेलाइट कौन सा है? आर्यभट्ट। प्लैनेट पी इज एन इनर प्लैनेट एंड इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अनलाइक अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी। अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि जो भी इनर प्लैनेट में, पहले तो 2 ऐसे प्लैनेट बताए मैंने, 2 प्लैनेट अभी मैंने बताया जो कि क्लॉकवाइज मूव करते हैं। कौन कौन? वीनस और यूरेनस। वीनस कहाँ पे आता है? वीनस आता है इनर प्लैनेट में, अभी बताया था मैंने। और यूरेनस कहाँ आता है? यूरेनस आता है आउटर प्लैनेट में। ठीक है, यूरेनस आता है आउटर प्लैनेट में और वीनस आता है इनर प्लैनेट में। यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे? ये पूछ रहा है कि इनर प्लैनेट में कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज घूमता है। तो आंसर क्या होगा? वीनस। क्या होगा आंसर यहाँ पे? वीनस। सेलेक्ट द करेक्ट मैच विद द सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या ढूंढना है? करेक्ट मैच ढूंढना है। बोल रहा है वीनस इट हैज़ 2 मून। अभी मैंने बताया था वीनस का कोई मून नहीं होता है, तो ये गलत हो गया, हमें करेक्ट ढूंढना है। सैटर्न इट्स रिंग आर मेड ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट। ये सही है, जितने भी आउटर प्लैनेट है सबके पास रिंग है, तो ये भी सही हो गया। जुपिटर लार्जेस्ट एंड फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। जुपिटर लार्जेस्ट है लेकिन फारदेस्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। फारदेस्ट कौन सा है? नेपच्यून। मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट, ये भी गलत है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। चंद्रयान इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रयान सैटेलाइट नहीं था, चंद्रयान नेचुरल सैटेलाइट नहीं था। चंद्रयान एक मिशन था जिसको भेजा गया था मून पे उसको देखने के लिए, तो ये गलत है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज सीजन। तो बोल रहा है रोटेशन के कारण सीजन होता है। नहीं, रोटेशन के कारण सीजन नहीं होता है, वो होता है रोटेशन के कारण होता है डे नाइट रिवॉल्यूशन के कारण सीजन होता है। तो ये भी गलत, 1 और 2 गलत हो गया। ठीक है। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ दैट डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये सही है। इक्वेटर 2 इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को 2 भाग में बांटता है। ठीक है, ये सही है। मून शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट फ्रॉम इट्स सरफेस, ये भी सही है। आपसे पूछ क्या रहा है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन कौन है? 1 और 2, 1 और 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्टडी द गिवन Venn diagram and select the position where moon can be placed in this diagram। हमें बताना है कि इस Venn diagram के हिसाब से मून को कहाँ प्लेस करना चाहिए, कौन सा मून होगा। ठीक है,
मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ये भी सही है, वो अपनी एक्सिस पे घूमता है। हैज़ ग्रेविटी, हाँ ग्रेविटी है, अर्थ का 1/6 है लेकिन ग्रेविटी है उसका भी। रिवॉल्व्स अराउंड अ हैवीली बॉडी, ये रिवॉल्व करता है हैवीली बॉडी के अराउंड। तो अर्थ के अराउंड या किसी भी प्लैनेट के अराउंड मून घूमता है, तो ये तीनों ही सही होगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। ठीक है। Look at the given figure. It shows lunar eclipse. Where is the moon in it? ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें बताना है कि मून कहाँ होगा। ये ल्यूनर एक्लिप्स है। ल्यूनर एक्लिप्स कब लगता है? जब सन, अर्थ और मून अलाइन होते हैं, लेकिन सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तो उसको ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। कब? जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? ल्यूनर एक्लिप्स। क्या होगा? मून पूछ रहा है तो मून क्या है? सी, क्योंकि ये सन है, ये मून है, इन दोनों के बीच में यहाँ अर्थ आ गया है, तो मून कौन सा हो गया? सी। अब इसी हिसाब से हम लोग सोलर एक्लिप्स भी देख लेते हैं। ये है सोलर एक्लिप्स, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो हमें सन कैसा दिखाई देता है? सन के बीच में एक धब्बा जैसा दिखाई देता है, जिसको हम लोग सोलर एक्लिप्स कहते हैं। जब सन, मून, अर्थ अलाइन हो जाता है और मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के, इसको क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स कहते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट कंपैरिजन अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनकरेक्ट को ढूंढना है। इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट में कौन कौन हो गया? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सही है। ठीक है। आउटर में क्या है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये भी सही है। मेड ऑफ रॉक, मेड ऑफ गैसेस, ये भी सही है। इनर भी सही है और आउटर भी सही है। दे डू नॉट हैव मून, इनर प्लैनेट में मरकरी और वीनस के पास मून नहीं होता है, लेकिन अर्थ और मार्स के पास है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दे हैव मून, ये इनके पास है लेकिन एक स्टेटमेंट हमें गलत मिल गया, तो ये क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट ढूंढना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्ट अबाउट एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड के बारे में क्या फैक्ट है वो देखना है। एस्ट्रॉयड डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन द वे प्लैनेट्स डू, ये गलत है क्योंकि वो भी रिवॉल्व करते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे है? मार्स और जुपिटर के बीच। एस्ट्रॉयड बेल्ट इज प्रेजेंट बिटवीन जुपिटर एंड सैटर्न, ये गलत है। ये कहाँ पे है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। एस्ट्रॉयड आर रॉकी ऑब्जेक्ट दैट आर मच स्मॉलर देन प्लैनेट, ये सही है। बिग एस्ट्रॉयड आर कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। The revolution period of 3 planets of the solar system is given in the following table. इस टेबल में रिवोल्यूशन पीरियड दिया हुआ है। Which of the following conclusion can be made from the given data? Planet Z is located near to Sun than Earth. बोल रहा है कि प्लैनेट जेड जो लोकेटेड है नियरर टू द सन देन अर्थ, वो अर्थ का रिवोल्यूशन टाइम कितना है? 365.5। ठीक है। जेड का कितना है? जेड का 12 ईयर्स है। इसका मतलब क्या है? जेड दूर है और अर्थ नज़दीक है, ये गलत हो गया। प्लैनेट एक्स इज लोकेटेड फार्दर फ्रॉम द सन देन अर्थ। एक्स क्या है? एक्स का 224 डेज है, लेकिन अर्थ का क्या है?
365 डेज। इसका मतलब x नज़दीक है ना कि फार है, ये भी गलत हो गया। प्लैनेट x विल बी कोल्डर देन अर्थ। x जो है बोल रहा है प्लैनेट x कोल्डर होगा अर्थ से। x चूँकि नज़दीक है तो गर्म ज़्यादा होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो प्लैनेट जितना दूर है वो उतना ठंडा है, तो अर्थ दूर है और x नज़दीक है, तो क्या होगा, ये कोल्डर होगा। प्लैनेट y विल बी हॉटर देन x, ये अर्थ, प्लैनेट y विल बी हॉटर देन अर्थ। अर्थ का 365 डेज और प्लैनेट y का 88 डेज है। इसका मतलब प्लैनेट y नज़दीक है और प्लैनेट अर्थ जो है दूर है, तो ये हॉटर होगा। डी सही आंसर है। सन, मरकरी, अर्थ, मून और वीनस, इन सबको दिखाया गया है इसमें और कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोन द करेक्ट पोजीशन ऑफ celestial body of our solar system given in the box। तो ये क्या है, सन है, ये मून है, ये अर्थ है, ये क्या है, मरकरी, ये मरकरी है और ये वीनस है। तो मून जो है अर्थ के चारों ओर घूमता है, ना कि वो प्लैनेट की तरह घूमता है, तो ये गलत है। सन बीच में है, उसके बाद ये क्या है, ये है मरकरी, ठीक है, पहले मरकरी आता है फिर वीनस आता है, तो ये भी सही है, मरकरी देन वीनस, ये सही है। उसके बाद यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि अर्थ है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन, ये मून, तो ये सही आंसर होगा। यहाँ पे तो सन बाहर ही आ गया, तो ये गलत होगा, सन बाहर है, ये भी गलत होगा। आंसर क्या हो गया हमारा, बी। दीपिका, ऑन द मून इट इज फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। शुभम, द मून इज अ साइलेंट प्लेस एज साउंड डज नॉट ट्रेवल देयर। तनुजा, देयर इज नो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून। तो क्या बोल रहा है, दीपिका बोल रही है कि मून में रात में ठंड होता है, तो शुभम क्या बोलता है, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट है क्योंकि वहाँ पे आवाज़ ट्रेवल नहीं करता है। और तनुजा क्या कर रहा है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो तनुजा एक्सप्लेन कर रहा है कि वहाँ ठंड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो सन से आए हुए वार्मथ को रोक नहीं पाता है, इसलिए रात में मून में ठंड हो जाती है। और साउंड के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम एटमॉस्फेयर रहता तो रहता, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए साउंड वहाँ पे नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है तीनों ही सही बोल रहे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द अबव गिवन स्टेटमेंट मेड बाय 3 चिल्ड्रेन। दीपिका, तनुजा आर करेक्ट वेयर शुभम इज इनकरेक्ट। गलत, तीनों ही सही है। दीपिका एंड शुभम आर इनकरेक्ट वेयर तनुजा इज करेक्ट, ये भी गलत है, तीनों ही सही है। तनुजा मेड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीपिकाज एंड शुभम्स स्टेटमेंट, सी सही है। ओनली तनुजा इज करेक्ट, गलत, तो हमें आंसर क्या मिल गया, सी। द गिवन फिगर shows the phases of the moon. Select the phase of the moon during which the highest tide are seen. highest tide कब बनेगा, जब एक सीध में सन, मून और अर्थ एक सीध में जब आ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, तब हाईएस्ट टाइड आता है। तो ये कौन सा दिन है, ये दिन है जब मून दिखाई नहीं देता है।
न्यू मून कहते हैं इसको, या हिंदी में इसको अमावस्या कहते हैं। और ये है फुल मून। फुल मून को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हाईएस्ट टाइड होता है, क्योंकि सन से ये सब अलाइंड हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? एफ एंड जे। रेफर टू द गिवन फिगर। इस फिगर को देखिए। इफ पी अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट अ स्टार, देन पी एक स्टार को दिखा रहा है, तो क्यू और आर क्या है? तो इसमें पी एक स्टार है और इसके चारों ओर कौन घूम रहा है? क्यू। क्यू के चारों ओर कौन घूम रहा है? आर। तो क्या बोल रहा है? क्यू कैन बी मरकरी। तो हाँ, क्यू मरकरी हो सकता है। एंड आर कैन बी वीनस। नहीं, अगर एक और ऑर्बिट रहता तब आर वीनस होता, लेकिन आर तो यहाँ क्यू का चक्कर लगा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यू कैन बी मार्स वेयर विच हैव 2 आर अराउंड इट। तो P बोल रहा है कि P स्टार है, तो P सन मान लेते हैं, और Q मार्स है। Q मार्स हो सकता है, लेकिन क्या बोल रहा है कि दो इसका मून है जो कि अराउंड घूम रहा है। तो ये सही स्टेटमेंट होगा, क्योंकि मार्स का 2 मून होता है, फोबोस और डिमोस। ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा Q कैन बी अर्थ। Q अर्थ हो सकता है, ये भी सही है। Q अर्थ हो सकता है, क्योंकि अगर P क्या है? स्टार सन है, तो Q अर्थ हो सकता है। ठीक है, Q अर्थ हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? R कैन बी मून विच इज़ इट्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। तो ये R मून होगा, जो कि उसका एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। ये भी सही है। तो हमें क्या ढूंढना है? इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? बी और सी दोनों सही है। आंसर हो जाएगा डी। Ravi and Naveen made diary entry of moon's phase at different time of year. The entries are shown below. ठीक है, तो पहले हम लोग phases of moon को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं मून के phases को। ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये फुल मून है। फुल मून के बाद क्या होता है? फुल मून जब दिख गया, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा घटने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं? वैनिंग गिबस। क्या बोलते हैं इसको? वैनिंग गिबस। उसके बाद क्या हो गया? वैनिंग क्वार्टर, वैनिंग क्रोसेंट, ये हो गया न्यू मून। इसमें चांद दिखाई ही नहीं देता है। उसके बाद चांद बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, फिर थोड़ा सा चांद दिखाई दिया। इसको क्या कहते हैं? वैक्सीन क्रेसेंट। इसको क्या कहते हैं? क्वार्टर वैक्सीन। और फिर इसको क्या कहते हैं? वैक्सीन गिबस। ठीक है, तो सबसे पहले फुल मून हुआ, उसके बाद थोड़ा सा फुल मून के बाद थोड़ा सा वो कट गया, अब थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, अब आधा दिखाई दे रहा है, फिर आधा से ज़्यादा कट गया, और उसके बाद क्या आया? बिल्कुल ही नहीं दिखा दे रहा है अमावस्या के दिन। उसके बाद थोड़ा सा दिखाई देने लग गया, फिर आधा दिखाई दिया, फिर उससे ज़्यादा दिखाई दिया, और अब पूरा दिखाई दिया। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। रवि एंड नवीन मेड डायरी एंट्रीज ऑफ मून्स फेजेस एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ ईयर। द एंट्रीज आर शोन बिलो। अभी क्या दिखाई दे रहा है कि रवि जो बनाया, रवि कहाँ पे है? रवि है यहाँ पे, ये वाला रवि ने बनाया। तो उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ये आएगा ऐसा, हाफ। ठीक है,
ये होगा हाफ। उसके बाद देखते हैं नवीन ने क्या बनाया, थोड़ा सा कटा है और ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये कहाँ पे है, क्रेसेंट में है, नहीं ये यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा सा कटा है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे वैक्सीन गिबस है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा फुल मून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल मून हो जाएगा। तो इस डायग्राम को आप बना के याद कर लेंगे, आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। इस फोटो को देखिए और करेक्ट ऑप्शन को देखना है। ये क्या है, ये है इनर कोर। पी क्या है, इनर कोर। एस क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है, एस क्रस्ट। उसके बाद क्या है, इनर कोर के ऊपर में क्या होगा, आउटर कोर। और आर क्या है, आर है मेंटल। पी इज मोल्टन पार्ट मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, P इज द मोल्टन पार्ट मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। तो P जो इनर कोर है वो सॉलिड नहीं होता है, ये मोल्टन पार्ट नहीं होता है, ये होता है सॉलिड, इसलिए ये वाला आंसर गलत है। R इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज सॉलिड। R क्या है, मेटल है, मेंटल, ये सॉलिड नहीं होता है, ये लिक्विड होता है, ये गलत है। Q is about 2200 किलोमीटर थिक एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली आयरन एंड निकल। Q क्या है, आउटर कोर है और ये आयरन निकल से बना होता है। इसकी मोटाई 2200 किलोमीटर होता है, तो ये सही होगा। S इज़ द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या है, क्रस्ट, थिकेस्ट नहीं होता है, ये तो सबसे पतला पार्ट होता है, ये गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। थैंक यू।